हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट और आपका गोस्ट फियर फ्रॉस्ट 22 से आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक और सुपरनैचुरल हॉरर स्टोरी। आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नज़दीकियाँ बढ़ जाएगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच जाएगी। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी कहानी उत्तराखंड के रहने वाले एक लड़के की है जिसका नाम प्रमोद है। तो चलिए अब ये कहानी प्रमोद के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले, जैसा कि मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूँ कि वैसे तो आप लोगों ने बहुत सी हॉरर कहानियाँ सुनी होंगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की हमारी ये कहानी सुनकर आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नज़दीकियाँ बढ़ जाएंगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करती है। दोस्तों, आज की हमारी कहानी प्रमोद जी की है। तो चलिए इस कहानी को हम उन्हीं के नज़रिए से सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम प्रमोद है और मैं जयपुर का रहने वाला हूँ। आज जो डरावनी घटना मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो मेरे जीवन में घटी एक बहुत ही भयंकर और डरावनी घटना है। दरअसल यह बात उन दिनों की है जब मुझे काम की तलाश थी और उस वक्त मैं बिल्कुल बेरोज़गार था। उन दिनों मैंने कई जगहों पर काम की तलाश में कई इंटरव्यू भी दिए, लेकिन मेरा कहीं पर भी सिलेक्शन नहीं हुआ और अब मैं हार मानकर अपने घर पर बैठ गया था। तभी एक दिन मेरे घर पर मेरे मामा जी का लड़का आता है और जब वो घर पर आता है तो मुझे काफ़ी उदास देखता है। जब उसने मुझे इस तरीके से उदास देखा तो वो मुझसे पूछता है कि अरे प्रमोद, क्या हुआ, तू इस तरीके से उदास क्यों है। उस वक्त मेरी उदासी का कारण मुझे काम ना मिलना था, क्योंकि काम ना मिलने की वजह से मैं कुछ भी पैसे नहीं कमा पा रहा था और इसकी वजह से घर में काफ़ी ज़्यादा आर्थिक तंगी बनी हुई थी और घर वाले रोज़ रोज़ मुझे ताने मारते थे कि इतने बड़े हो गए हो, तुम्हारी उम्र के सभी लड़के कुछ ना कुछ काम रहे हैं और तुम हो कि यही घर पर बैठकर हमारी छाती पर मूंग दल रही हो। अब मुझे घर वालों की यह बातें बहुत ज़्यादा चुभने लगी थी, लेकिन मेरी कई कोशिशों के बावजूद भी मुझे कहीं पर भी कोई काम नहीं मिल रहा था और अब मैं हताश होकर घर पर ही रहने लगा था। जब मेरे मामा के लड़के ने मुझसे मेरी उदासी का कारण पूछा तो मैं उससे मेरी सारी परेशानी बताता हूँ और उससे कहता हूँ कि कई जगह इंटरव्यू देने के बावजूद भी मुझे किसी भी जगह पर काम नहीं मिल रहा है। जब मैंने उसको मेरी यह बात बताई तो वो मुझसे कहता है कि अरे ये तो बहुत छोटी सी बात है, तू इसमें इतना उदास क्यों हो रहा है, मैं तुझे कहीं पर भी काम दिला दूंगा। जब उसने मुझसे यह बात कही तो मेरे मन में थोड़ी अच्छी फीलिंग आती है और मैं उससे कहता हूँ कि यार भाई, जितना जल्दी हो सके तुम मुझे कोई काम दिला दो, तू जो भी कहेगा मैं वो काम करने के लिए तैयार हूँ। तब मेरे मामा का लड़का मुझसे कहता है कि अरे मैं तुझे कोई ऐसा वैसा काम नहीं दिलाऊंगा जिसमें कि तुझे किसी मजदूर की तरह फावड़ा और पराती लेकर मजदूरी करनी पड़े, बल्कि मैं तुझे एक अच्छे खासे होटल में काम दिलाऊंगा। यहाँ पर तुझे वेटर का काम करना है और वहाँ पर तेरी फिक्स टाइम की ड्यूटी रहेगी। तुझे तय समय पर वहाँ जाना है और तेरी ड्यूटी का टाइम जब पूरा हो जाए तो टाइम पूरा होते ही तुझे घर पर वापस आ जाना है और अगर तू इसके अलावा एक्स्ट्रा काम करना चाहेगा तो तुझे उसके अलग से पैसे मिलेंगे। मेरे मामा के लड़के के मुंह से यह बात सुनकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाता हूँ और मैं उससे कहता हूँ कि तू जितना जल्दी हो सके मुझे यह काम दिलवा दे। तो वो मुझसे कहता है कि मैं तुझे 2-4 दिन में फ़ोन करूँगा। उसके बाद जिस जगह पर मैं तुझे जाने के लिए कहूँ तू वहाँ जाकर अपना इंटरव्यू दे आना और मैं उन लोगों से कह दूँगा कि वो लोग तुझे काम पर रख ले, क्योंकि वो जो होटल है वो मेरे पापा के दोस्त की ही है और मैं पापा से कहकर भी उन अंकल जी को फ़ोन करवा दूँगा। मुझे इतना कहने पर मैंने मेरे मामा के लड़के का बहुत धन्यवाद किया और उससे कहा कि मैं तेरा ये एहसान कभी भी नहीं भूल पाऊँगा। अगर तूने मुझे ये काम दिलवा दिया तो तू मुझे जिस भी काम के लिए याद करेगा मैं हमेशा तेरे लिए तैयार रहूँगा। मैं उसको ये सब इसलिए कह रहा था क्योंकि उसके मुंह से ये सारी बातें सुनकर आप सोच भी नहीं सकते कि उस वक्त मुझे कितनी खुशी हो रही थी।
वो पल मेरे लिए एक तरह से इस तरह का था जैसे कि किसी डूबते को तिनके का सहारा होता है, ठीक उसी तरह। क्योंकि उस वक्त मैं घर वालों के ताने सुन सुनकर बहुत ज़्यादा पक चुका था और अब मुझे अपने आप से ही घिन आने लगी थी कि क्या मैं कोई भी काम करने के लायक नहीं हूँ, जो मुझे कोई भी काम पर नहीं रख रहा। लेकिन अब उसके मुंह से यह बात सुनते ही मुझे एक उम्मीद की किरण नजर आने लगी थी और मेरे मन ही मन में ये चीज़ सोचने लगा था कि अब मैं भी रोज़ उठकर काम पर जाऊंगा और मेरी भी अब महीने पर पगार आएगी, जिससे कि मैं अपना घर खर्च चला पाऊंगा और घर वालों को भी थोड़े बहुत पैसे दे पाऊंगा। और अगर मैं घर वालों को थोड़े बहुत पैसे दूंगा तो अब मुझे इन लोगों की ताने भी नहीं सुनने पड़ेंगे। अब यही चीज़ सोचकर मैं 2-4 दिन तक हर पल अपने मामा के लड़के के फ़ोन के आने का इंतज़ार करने लगता हूँ। लेकिन कई दिनों तक उसका फ़ोन नहीं आता है और जब उसका फ़ोन नहीं आता है तो मैं फिर से निराश हो जाता हूँ। मैं सोच लेता हूँ कि शायद उसने भी मुझे अच्छी खासी मीठी गोली दे दी है और उल्लू बना दिया है। अब यह सोचकर मैंने अपने जितने भी खुशी के अरमान बनाए थे उन सबको मैं सोचना ही बंद कर देता हूँ। लेकिन तभी एक दिन शाम के वक्त मेरे उस मामा के लड़के का फ़ोन आता है और वो मुझसे कहता है कि मैंने तुम्हारे काम के लिए उस होटल के मालिक से बात कर ली है। कल सुबह जो एड्रेस में तुमको मैसेज पर भेज रहा हूँ उस एड्रेस पर जाकर इंटरव्यू दे आना और उसके 2-3 दिन बाद ही वो लोग तुमको फ़ोन करके बता देंगे। जब मैंने उसके मुंह से यह बात सुनी तो मैं थोड़ा बहुत खुश तो हुआ, लेकिन पहले मैं उससे पूछता हूँ कि तूने इतने दिन क्यों लगा दिए फ़ोन करने में, तूने तो सिर्फ 2-4 दिन का ही नाम लिया था। तो उसने मुझसे कहा कि वो जो होटल का मालिक था वो कहीं बाहर गया हुआ था, इसी वजह से उससे बात नहीं हो पाई थी। वो कुछ दिन पहले ही वापस आया है, तो उससे बात करके ही मैंने तुझे कॉल किया है। इसके बाद दूसरे दिन जो एड्रेस मेरे मामा के लड़के ने मैसेज पर भेजा था मैं उस एड्रेस पर इंटरव्यू देने के लिए चला जाता हूँ और जब मैं उस एड्रेस पर जाता हूँ तो मुझे दिखाई देता है कि वो एक बहुत ही बड़ा सा होटल है। लेकिन जब मैं वहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए गया तो वो होटल मुझे दिखने में बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था। अजीब इसलिए लग रहा था क्योंकि इतना बड़ा होटल होने के बावजूद भी उसमें उतनी ज़्यादा गेस्ट नहीं थे और ना ही उतना ज़्यादा स्टाफ था। सिर्फ 10-15 लोगों का ही स्टाफ था। ये चीज़ देखकर मैं सोचता हूँ कि ये होटल दिखने में तो इतना ज़्यादा बड़ा लग रहा है और इतना ज़्यादा बड़ा होने के बाद भी इस होटल में सिर्फ इतना सा स्टाफ और इतने से गेस्ट ही क्यों है। लेकिन तभी मैं सोचता हूँ कि मुझे इन सब से क्या लेना है, मुझे तो सिर्फ अपने काम से मतलब है और जो काम मैं यहाँ पर आज करने के लिए आया हूँ वो मुझे अच्छे से करके जाना है। इसके बाद मेरा इंटरव्यू होता है और वो लोग मेरे मोबाइल नंबर ले लेते हैं और मुझसे कहते हैं कि हम लोग 1-2 दिन में तुमको फ़ोन करके बता देंगे। इसके बाद मैं घर आ जाता हूँ और दूसरे दिन शाम को ही उन होटल वालों का मेरे पास फ़ोन आता है कि तुम कल से ही होटल में आकर ड्यूटी ज्वाइन कर लेना, हमने तुमको काम पर रख लिया है। और जैसे ही मैंने उन लोगों के मुंह से फ़ोन पर वो बात सुनी तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पहले तो मैंने फ़ोन काटने से पहले उनका फ़ोन पर धन्यवाद किया और फिर उन लोगों का फ़ोन काट कर मैं खुशी से झूमने लगा। लेकिन मुझे इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि जिस चीज़ को सुनकर मैं इतना ज़्यादा खुश हो रहा हूँ वही चीज़ आने वाले कुछ ही दिनों में मुझे एक ऐसे खतरे में डालने वाली है जिस खतरे में पड़ने के बाद मुझे इस काम को करने पर ही अफसोस होगा। मैं इस चीज़ के लिए पछतावा करूँगा कि मैं इस होटल में काम करने के लिए आया ही क्यों था। इसके बाद दूसरे दिन सुबह नहा धोकर जिस समय पर उन लोगों ने मुझे होटल में बुलाया था मैं उस समय पर होटल में पहुंच जाता हूं और होटल में पहुंचते ही वो लोग मुझे सारा काम समझा देते हैं और मुझे एक होटल की ड्रेस दे देते हैं और मुझसे कहते हैं कि जब तक तुम होटल में ड्यूटी पर रहो तब तक तुम्हें यही ड्रेस पहननी है। वो एक वेटर की ड्रेस थी और मुझे पहले से ही बता दिया गया था कि तुमको वेटर के काम पर रखा गया है और मैं खुशी खुशी उस काम को एक्सेप्ट भी कर लेता हूँ क्योंकि मैं सोचता हूँ कि मैं वैसे भी इतने दिनों से घर पर बेरोज़गार ही बैठा था, अब कम से कम यहाँ काम करूँगा तो कुछ पैसे तो आएंगे। इसके बाद मैं उसी दिन से उस होटल में काम करने लग जाता हूँ। लेकिन पहले दिन से ही जब मैं वहाँ पर काम करना शुरू करता हूँ तो मुझे वहाँ पर कुछ अजीब सा महसूस होता है और वहाँ पर काम करने वाले स्टाफ की हरकतें भी कुछ बहुत ही ज़्यादा अजीब थी। उन लोगों का मेरे साथ बर्ताव भी कुछ ठीक नहीं था। यानी कि जो पहले का पुराना स्टाफ था वो एक जगह पर बैठा रहता था और आपस में बातें करता रहता था, लेकिन जैसे ही मैं उन लोगों के पास जाता था तो धीरे धीरे उनमें से एक एक आदमी उठकर इधर उधर चला जाता था
और वो मेरे सामने अपनी कोई भी बात नहीं करते थे। शुरू शुरू में तो मैंने सोचा कि शायद मैं नया हूँ, इसीलिए ये लोग मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। लेकिन अब मुझे उस होटल में काम करते हुए भी काफ़ी ज़्यादा समय हो चुका था। लेकिन अब भी उन लोगों का बर्ताव मेरे लिए जैसा शुरू में था ठीक वैसा ही था। लेकिन इस चीज़ को भी मैं नज़रअंदाज कर देता हूँ, क्योंकि मेरे लिए उन लोगों का बर्ताव ज़्यादा मायने नहीं रखता था। मेरे लिए अगर कोई चीज़ मायने रखती थी तो वो चीज़ थी पैसे, और मुझे मेरे काम करने के ही पैसे मिल रही थी। इसीलिए मैं सोचता हूँ कि अपने को तो सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना है। अगर ये लोग अपने से बात नहीं करना चाहते तो हम भी इनके पास ज़्यादा उठना बैठना नहीं करेंगे। लेकिन आगे चलकर उस होटल में मेरे साथ एक ऐसी घटना होती है जिस घटना के होने के बाद मुझे यह चीज़ अच्छी से समझ में आ जाती है कि आखिर वो होटल का स्टाफ मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों करता था और उनके इस बर्ताव के पीछे की वजह क्या थी। दरअसल मेरी जो ड्यूटी थी वो महीने में 2 शिफ्टों में रखी गई थी, यानी कि मुझे महीने में 15 दिन तो दिन की ड्यूटी करनी थी और 15 दिन रात की ड्यूटी करनी थी। मेरे साथ साथ ही बाकी के कई स्टाफ की ड्यूटी भी ठीक इसी तरह थी। अब उस होटल में मुझे काम करते हुए 15 दिन पूरे हो चुके थे। जिस दिन मुझे 15 दिन पूरे हुए उस दिन मुझे होटल के मैनेजर ने कहा कि कल से तुमको दिन के वक्त काम पर नहीं आना है, बल्कि तुमको कल रात को काम पर आना है, क्योंकि कल से तुम्हारी रात की ड्यूटी शुरू हो रही है। जब मैंने मैनेजर के मुंह से यह बात सुनी तो मैं उसे कह देता हूँ कि ठीक है, मैं रात को ही आ जाऊँगा। इसके बाद मैं तय समय पर रात के वक्त होटल में पहुँच जाता हूँ, और शुरू के 2-4 दिन होटल में काम करने पर तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जिस दिन मुझे नाइट की ड्यूटी करते हुए 4 दिन पूरे हो गए थे तो अगले दिन यानी कि 5वें दिन मेरे साथ वह डरावनी घटना हुई थी, जिस घटना के बारे में आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। और वो घटना सच में इतनी ज़्यादा डरावनी थी कि उस घटना के होने के बाद मैंने उस होटल में हमेशा हमेशा के लिए उस दिन से ही काम करना छोड़ दिया था, और ना ही मैंने उन होटल वालों से उन 15-20 दिन काम किए हुए दिनों के कोई पैसे लिए, क्योंकि उस वक्त मुझे अपनी जान ज़्यादा प्यारी थी, ना कि पैसे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर मेरे साथ उस होटल में ऐसा क्या हुआ जो मैं इतना ज़्यादा डर गया कि मैंने इतने दिन काम करने के पैसे भी उन होटल वालों से नहीं लिए। दरअसल 5वें दिन जब मैं अपनी नाइट ड्यूटी पर पहुंचता हूं तो मैं देखता हूं कि उस दिन होटल में एक भी वेटर काम पर नहीं आया था। नाइट की ड्यूटी में 5 वेटर होते थे और मैं भी उन 5 वेटरों में से ही एक था, और हम वेटरों के साथ साथ ही होटल का मैनेजर भी नाइट ड्यूटी करता था। लेकिन उस दिन होटल में मेरे अलावा एक भी वेटर नहीं था। जब मैंने इसका कारण होटल के मैनेजर से पूछा तो वो मुझसे कहता है कि उन चारों के किसी दोस्त की शादी है और वो चारों के चारों ही छुट्टी लेकर आज उस दोस्त की शादी में गए हुए हैं। मुझे यह बात बताने के साथ ही होटल का मैनेजर मुझसे कहता है कि आज होटल के सभी कमरों की सर्विस की जिम्मेदारी तुम्हारी ही है, क्योंकि होटल में तुम्हारे अलावा और कोई दूसरा वेटर नहीं है। किसी वजह से तुम आज रात ज़रा भी आराम करने की मत सोचना। जब उस मैनेजर ने मुझसे वो बात कही तो मैं अपने मन ही मन में सोचता हूँ कि आराम तो वैसे भी मैं करता ही रहता हूँ, क्योंकि नाइट में इतने ही 20-25 गेस्ट उस होटल में आते थे। लेकिन आज तक भी मुझे यह बात समझ में नहीं आई थी कि इतना बड़ा होटल होने के बाद भी उस होटल में इतने कम लोग क्यों आते थे, और जो लोग आती थी वो बहुत दूर दूर के आते थे। आसपास के लोग तो उस होटल में कभी भी नहीं आते थे। अब उस रात सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। मैं सभी कमरों में सर्विस देने के लिए जा रहा था। अब रात के 10:30 हो चुके थे और जो होटल में गेस्ट रुके हुए थे वो सभी अब अपने अपने कमरों में सो चुकी थी। तभी मैनेजर मुझे कहता है कि होटल के एक कमरे से चाय का ऑर्डर आया है, इसीलिए तुम जल्दी से किचन में जाओ और वहाँ से चाय बनवाकर उस कमरे में देकर आओ। अब जिस कमरे के लिए मैनेजर ने मुझसे कहा था मैं उस कमरे में चाय लेकर जाता हूँ, पर वो कमरा होटल के दूसरे माले पर था, जिस वजह से मुझे सीढ़ियों से चढ़कर उस कमरे तक जाना पड़ा। दरअसल वो होटल कुल 3 मंजिला था और उस 3 मंजिला होटल में बाहर से आने वाले लोगों के लिए सिर्फ 2 माले के ही कमरे होटल वालों ने खोल रखी थी, और ऊपर का जो तीसरा माला था वो पूरी तरीके से बंद था। और मुझे इस चीज़ का पता इसलिए था क्योंकि आज तक किसी भी गेस्ट को तीसरे माले पर कोई भी कैमरा नहीं दिया गया था। जो भी गेस्ट आती थी उनको सिर्फ पहले और दूसरे माले पर ही कमरे दिए जाते थे। इस चीज़ को मैंने कई बार नोटिस किया था।
लेकिन मैंने कभी भी होटल के किसी भी स्टाफ या मैनेजर से इस बारे में पूछने की कोशिश नहीं की कि होटल का जो तीसरा माला है उसमें किसी भी गेस्ट को कमरा क्यों नहीं दिया जाता है। ना ही मुझे इस चीज़ की सच्चाई का मालूम था कि आखिर उस तीसरे माले पर ऐसा क्या था जिसकी वजह से उसको बंद कर रखा था। अब उस रात जैसे ही मैं उस कमरे में वो चाय देकर आता हूँ तो वापस आती टाइम मैं अब सीढ़ियों से नीचे उतरने ही वाला था कि तभी मुझे ऊपर के तीसरे माले से कुछ आवाज़ सुनाई देती है और वो आवाज़ किसी चीज़ के खटखटाने की थी। उस आवाज़ को सुनकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई किसी कमरे का दरवाज़ा खटखटा रहा है। उस वक्त मैं होटल के दूसरे माले पर था और वो आवाज़ मुझे होटल के तीसरे माले से आ रही थी। अब उस आवाज़ को सुनते ही अचानक से ही मेरे कदम रुक जाते हैं और मैं अपनी नज़रों को ऊपर की तरफ घुमाकर देखने लगता हूँ। अब वो आवाज़ मुझे बार बार आ रही थी। जब वो आवाज़ बार बार आ रही थी तो मैं उस होटल का जो तीसरा माला था उसकी सच्चाई से उस वक्त बिल्कुल अनजान था और इसी वजह से मैं उस आवाज़ को सुनते ही मेरे मन में सोचने लगता हूँ कि शायद आज किसी गेस्ट को ऊपर वाले माले पर भी कमरा दिया है। शायद उसको किसी चीज़ की ज़रूरत है, इसी वजह से वो दरवाज़ा खटखटा रहा है। शायद वो कोई दिक्कत में हो सकता है, कहीं उसके कमरे का दरवाज़ा ना खुल रहा हो। अब क्योंकि उस दिन होटल में मेरे अलावा कोई दूसरा वेटर भी नहीं था तो मैं सोचता हूँ कि अगर मैं नीचे मैनेजर को जाकर यह बात बताऊँगा तो वो तो वैसे भी मुझे ही वापस इस कमरे को देखने के लिए भेजेगा, तो क्यों ना मैं पहले ही जाकर देख लेता हूँ कि उस कमरे में जो कोई भी है उसको क्या चाहिए। अब ये चीज़ सोचकर मैं वहाँ से वापस मुड़ता हूँ और अब ऊपर वाले तीसरे माले की तरफ सीढ़ियों पर चढ़ने लगता हूँ। जैसे ही मैं उस तीसरे माले की सीढ़ियों पर चढ़ने लगता हूँ तो मुझे उनसे सीढ़ियों पर बहुत ज़्यादा धूल जमी हुई नज़र आ रही थी। उस धूल को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने कई महीनों से यहाँ पर झाड़ू ही नहीं लगाई है। इसके बाद मैं अब तीसरे माले पर पहुँच चुका था और जैसे ही मैं तीसरी माले पर पहुँचता हूँ तो वो आवाज़ अब मुझे और भी ज़्यादा सुनाई देने लगती है। इसके बाद जिस तरफ से वो आवाज़ आ रही थी मैं उसी तरफ जाता। जब मैं उस तरफ जाता हूँ तो मुझे दिखाई देता है कि वो एक लंबा गली आ रहा है और उस कॉरिडोर में जो सबसे लास्ट वाला कमरा है उस कमरे के दरवाजे की खटखटाने की आवाज़ आ रही है। अब जैसे ही मुझे उस चीज़ का पता चलता है कि उस लास्ट वाले कमरे में से वो आवाज़ आ रही है तो मुझे यह पता चलते ही वो आवाज़ और भी ज़्यादा तेज़ हो गई थी। अब जो कोई भी उस कमरे के अंदर था वो बार बार उसे दरवाजे को खटखटा रहा था। उस आवाज़ को सुनकर मैं अपने कदमों को उस कमरे की तरफ बढ़ाता हूँ और जैसे ही मैं उस कमरे के थोड़ा करीब पहुँचता हूँ तो अब मुझे सिर्फ खटखटाने की आवाज़ सुनाई नहीं देती है, बल्कि अब मुझे उस कमरे के अंदर से किसी इंसान की भी आवाज़ सुनाई देती है और अब वो मेरा नाम लेकर पुकार रही थी। वो बोल रही थी कि हाँ प्रमोद, प्रमोद इधर आओ, प्रमोद मैं यहाँ हूँ। वो एक लड़की की आवाज़ थी, लेकिन मेरे लिए उस वक्त सबसे ज़्यादा हैरानी वाली बात ये थी कि मैं उस वक्त सोच रहा था कि ये जो कोई भी इस कमरे के अंदर है उसको मेरा नाम कैसे पता है और उसको इस चीज़ का कैसे पता है कि इस वक्त कमरे के बाहर मैं ही हूँ। अब मैं वहाँ पर खड़ा खड़ा ये सोच ही रहा था कि तभी अंदर से आवाज़ आती है कि अरे प्रमोद, वहाँ खड़े खड़े क्या सोच रहे हो, जल्दी से दरवाज़ा खोलो, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, यह दरवाज़ा नहीं खुल रहा है। जब मुझे अपने कानों में ये आवाज़ सुनाई देती है तो मैं सोचता हूँ कि शायद इस कमरे का दरवाज़ा खोलने में कोई दिक्कत कर रहा है और इसी वजह से ये जो कोई भी गेस्ट अंदर रुका हुआ है इसको बाहर निकलने में दिक्कत हो रही है और पता नहीं कब से ये इसी तरह से यहाँ पर फंसी हुई है। इस चीज़ को सुनते ही मैं उस बारे में तो सोचना बंद कर देता हूँ कि जो कोई भी अंदर है उसको मेरा नाम कैसे पता है। मैं उस चीज़ के बारे में तो सोचना ही भूल जाता हूँ और मैं अचानक से ही उस कमरे की तरफ बढ़ता हूँ और उस कमरे को खोलने लगता हूँ। लेकिन जब उस कमरे को खोलने लगता हूँ तो अचानक से ही मेरी नज़र उस कमरे के दरवाजे की तरफ जाती है। जब मेरी नज़र उस दरवाजे की तरफ जाती है तो मैं देखता हूँ कि उस कमरे पर तो बाहर की तरफ से ताला लगा हुआ है। यह चीज़ देखते ही मेरा दिमाग एकदम से ठनकता है और मैं सोचता हूँ कि अगर इस कमरे के बाहर की तरफ से ताला लगा हुआ है तो फिर कोई इस कमरे के अंदर कैसे आ सकता है। अभी मेरा ध्यान इस चीज़ को सोचने में ही लगा हुआ था कि तभी अचानक से ही वो दरवाज़ा ज़ोर से खटखटाता है और अंदर से वो लड़की या फिर औरत, वो जो कोई भी थी, वो फिर से बोलती है कि अरे प्रमोद क्या हुआ,
तुम दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहे? तो पहली बार में उस आवाज़ का जवाब देता हूँ और मैं बोलता हूँ कि इस कमरे पर तो बाहर की तरफ से ताला लगा हुआ है, तो आप अंदर कैसे गए और आप हो कौन? जब मैंने उससे यह पूछा तो वो मुझसे कहती है कि मैं कौन हो और क्या हो, वो तो जब तुम इस कमरे को खोलोगे तो तुम्हें अपने आप ही पता चल जाएगा। लेकिन मैं कौन हूँ ये जानने के लिए तुम्हें पहले इस कमरे के दरवाजे को खोलना पड़ेगा। इसके साथ ही वो मुझसे कहती है कि मैं कल रात से ही इस कमरे में रुकी हुई हूँ और मैं काफ़ी लंबी दूरी से सफ़र तय करके आई थी। इसी वजह से मैं आज शाम तक पूरे दिन ही सो रही थी और शायद तुम्हारे होटल का ही कोई स्टाफ बाहर से गलती से ताला लगाकर चला गया है, इसीलिए मैं यहाँ पर अंदर फंसी हुई हूँ। जब मैंने यह बात सुनी तो मैं उस लड़की या औरत को जो कोई भी अंदर थी उसे कहता हूँ कि ठीक है, आप थोड़ी देर रुकिए, मैं नीचे जाकर इस कमरे की चाबी लेकर आता हूँ। मेरे मुंह से यह बात सुनती ही वो जो कोई भी अंदर थी वो बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाती है और मुझसे कहती है कि हाँ हाँ ठीक है, तुम जल्दी जाओ और इस कमरे की चाबी लेकर आओ और इस कमरे का दरवाज़ा खोलो। इसके बाद मैं उसे कहता हूँ कि ठीक है, मैं अभी आता हूँ और उसे इतना कहकर मैं फटाक से उस तीसरे माले से उतरकर नीचे आता हूँ और नीचे आकर होटल के काउंटर पर मैनेजर को देखने लगता हूँ। लेकिन उस वक्त मैनेजर होटल के काउंटर पर नहीं था। मैं 1-2 मिनट रुककर वहाँ पर उसका इंतज़ार भी करता हूँ, लेकिन वो मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। शायद वो कहीं बाहर की तरफ टहलने के लिए चला गया था, क्योंकि रात के वक्त होटल में इतने ज़्यादा कोई गेस्ट आते भी नहीं थे। तभी मैं काउंटर के पास ही दीवार में लगे हुए चाबियों के छल्लों को देखने लगता हूँ और वहाँ पर उस तीसरे माले के कमरों की चाबियाँ भी तंगी हुई थी। जिसके बाद मैं उन सभी चाबियों को अपने साथ ले लेता हूँ और तुरंत ही वापस तीसरे माले पर जाता हूँ। जब मैं तीसरे माले पर जाता हूँ तो मुझे फिर से उस कमरे के अंदर से वो खटखटाने की आवाज़ सुनाई दे रही थी और उस आवाज़ को सुनकर मैं सोचता हूँ कि ये जो कोई भी अंदर है वो दिमाग से पागल तो नहीं है। जब मैंने उसे थोड़ी देर पहले कहा था कि मैं नीचे जाकर चाबी लेकर आ रहा हूँ, तो फिर इसके बावजूद भी यह बार बार इस दरवाजे को क्यों खटखटा रही है। अब जैसे ही मैं उस कमरे के पास फिर से कूदता हूँ तो फिर से मुझे अंदर से वही आवाज़ सुनाई देती है कि हाँ प्रमोद, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, मुझे यहाँ से बाहर निकलो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो प्रमोद, प्रमोद तुम ही मुझे यहाँ से बाहर निकाल सकते हो। जब मैंने ये आवाज़ फिर से सुनी तो मैं उससे कहता हूँ, अरे मैंने अभी तो आपसे कहा ही था कि मैं नीचे जाकर चाबी लेकर आ रहा हूँ, फिर भी आप इतनी परेशान क्यों हो रही हो। इसके बाद अंदर से वो औरत मुझसे कहती है कि तुम जल्दी करो, मुझे जल्दी से यहाँ से बाहर निकालो, मुझे काफ़ी ज़्यादा घुटन महसूस हो रही है। इसके बाद मैं उस कमरे का नंबर देखता हूँ और उस कमरे का नंबर देखने के बाद उन चाबियों की छल्लों में उस नंबर की चाबी देखने लगता हूँ और थोड़ी ही देर में मुझे उस कमरे की चाबी मिल जाती है। अब उस चाबी के मिलते ही आप यह मान लीजिए कि मेरा उल्टा टाइम शुरू हो गया था और अब मैं कुछ ऐसा करने जा रहा था जो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा भयंकर और डरावना था। वह मेरे जीवन का सबसे बड़ा खतरा था, यानी कि उससे बड़ा खतरा आज तक ना ही तो मेरे जीवन में कभी मेरे ऊपर आया था और ना ही शायद कभी आएगा। अब आगे इस कहानी में आप जो भी सुनने वाले हो वो बहुत ही ज़्यादा भयंकर और डरावना है, इसीलिए आप लोग अपने दिलों को थाम कर बैठ जाइए। अब उस चाबी के मिलते ही मैं उस कमरे के दरवाजे को खोलने की कोशिश करता हूँ, लेकिन जैसे ही मैं उस चाबी को उस कमरे के ताले में लगाता हूँ तो उस चाबी को ताले में लगाते ही मुझे अपने हाथ में जिस हाथ से मैंने उस चाबी को पकड़ रखा था उसमें एक झटका सा महसूस होता है और वो झटका इस तरह का था जैसे कि उस चाबी में करंट आया हो। उस झटके के लगते ही मैं अचानक से ही उस चाबी को छोड़ देता हूँ। मैं सोचता हूँ कि ये इस तरह का झटका मुझे क्यों लगा। इसके बाद मैं थोड़ा डरते डरते फिर से उस चाबी को छूता हूँ, लेकिन इस बार मुझे कोई भी झटका नहीं लगता है। अब मैं उस ताले को खोलने लगता हूँ और जैसे ही मैं उस ताले को खोलने लगता हूँ तो अंदर से फिर से वह आवाज़ आने लगती है कि हाँ प्रमोद जल्दी से खोलो, इस ताले को पता नहीं किस पागल आदमी ने इस कमरे के ऊपर ताला लगा दिया है, अब तुम ही इसे खोल सकते हो प्रमोद, तुम जितना जल्दी हो सके इसको खोलो प्रमोद, अब तुम ही मुझे बचा सकते हो। जब वो औरत अंदर से बार बार ये बात बोल रही थी तो मैं काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो चुका था और उसकी आवाज़ से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका था।
इसी वजह से मैं सोचता हूँ कि जल्दी से इस कमरे को खोलकर इससे अपना पीछा छुड़ाता हूँ। लेकिन मुझे क्या पता था कि इस कमरे को खोलकर उससे अपना पीछा छुड़ाना तो दूर की बात है, बल्कि खुद ही उसके चंगुल में फंस जाऊंगा और उसके चंगुल में फंसते ही वो मेरा ऐसा हाल करेगी जिसकी मैंने कभी सपने में भी नहीं सोची थी। अब जैसे ही मैं उस ताले को खोलता हूँ तो ताले के खुलते ही अंदर से वह आवाज़ आना बंद हो जाती है और उस आवाज़ के बंद होते ही मैं सोचता हूँ कि चलो ठीक है, इसने थोड़ी देर के लिए तो अपनी बड़बड़ाहट को बंद किया। उस ताले को खोलकर मैं उस कमरे के दरवाजे को खोलता हूँ, लेकिन जैसे ही मैं उस कमरे के दरवाजे को खोलता हूँ तो मुझे वहाँ पर कुछ ऐसा दिखाई देता है जो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अजीब था। मेरी आंखों के सामने उस वक्त जो नज़ारा था उसको देखकर मैं सोचता हूँ कि यह सब मेरे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि जैसे ही मैं उस कमरे का दरवाज़ा खोलता हूँ और उस कमरे के अंदर जाता हूँ तो उस कमरे के अंदर चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था। इसके बाद उस अंधेरे को देखकर मैं दरवाजे के बगल में ही जो लाइट का स्विच था उसको दबाकर कमरे की लाइट चालू करता हूँ, और जैसे ही मैं कमरे की लाइट चालू करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि उस पूरे कमरे में धूल ही धूल जमी हुई है। और उस कमरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कई दिनों से उस कमरे की साफ सफाई नहीं हुई है और ना ही उस कमरे के अंदर कोई आया है। जब मैंने उस कमरे की वो हालत देखी तो मैं सोचता हूँ कि इस कमरे की हालत को देखकर तो ये नहीं लगता है कि इस कमरे के अंदर कोई रुख होगा। तभी अचानक मेरे दिमाग में एक ख्याल आता है कि अभी अंदर से जो औरत मुझे आवाज़ लग रही थी वो कहाँ गई। वो तो अब मुझे उस कमरे में कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि तभी मुझे उस कमरे के अंदर से कुछ आवाज़ सुनाई देती है, और वो आवाज़ उस कमरे में जो बाथरूम था उसमें से आ रही थी। जब मैंने गौर से उस आवाज़ को सुना तो वह आवाज़ पानी की नल की थी, यानी कि उस आवाज़ को सुनकर ऐसा लग रहा था कि जैसे बाथरूम में नल से पानी बह रहा हो। मैं सोचता हूँ कि कई दिनों से ये कमरा बंद पड़ा हुआ लग रहा है, और अगर कई दिनों से ये कमरा बंद है तो फिर शायद जब से ये कमरा बंद है तब से ही इस बाथरूम का नल चालू है। इसी वजह से शायद ऊपर की जो पानी की टंकी है वो इतनी जल्दी खाली हो जाती है, और होटल में किसी भी स्टाफ को इस चीज़ के बारे में पता नहीं है। अब यही सोचकर मैं अपने कदमों को उस बाथरूम की तरफ बढ़ाता हूँ। जैसे ही मैं अपने कदमों को बाथरूम की तरफ बढ़ाता हूँ और उसे बाथरूम के अंदर जाकर देखता हूँ तो पहले तो मुझे उस बाथरूम में बिल्कुल अंधेरा दिखाई देता है, यानी कि उस बाथरूम के अंदर की लाइट चालू नहीं थी। लेकिन जैसे ही मैंने उस बाथरूम की लाइट चालू की तो लाइट चालू करते ही मेरी आंखें फटी की फटी रह जाती है और मैं थर थर काँपने लगता हूँ। और मैं उस वक्त इस हालत में था कि आपको शब्दों में बयान भी नहीं कर सकता, क्योंकि लाइट चालू करते ही मुझे अपनी आंखों के सामने कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसको देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर जाता हूँ। इतना ज़्यादा डर जाता हूँ कि उससे पहले मैं इतना कभी भी नहीं डरा था। और अब आगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसको सुनकर आप भी जिस स्थिति में हो उस स्थिति में आप भी डर जाओगे। दरअसल उस पानी की आवाज़ को सुनकर जैसे ही मैं बाथरूम के अंदर गया और मैंने बाथरूम की लाइट चालू की तो लाइट चालू करते ही मुझे दिखाई देता है कि बाथरूम में फर्श पर एक लड़की की लाश पड़ी हुई है, और वो पूरे की पूरी खून से लथपथ है। वह लाश पूरी तरीके से फर्श पर नहीं पड़ी हुई है, बल्कि उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने उसको वहाँ पर बिठाया हो, यानी कि वह दीवार का सहारा लेकर बैठी हुई थी और उसकी आंखें बिल्कुल खुली थी जैसे कि किसी जिंदा इंसान की होती है, और उसके ऊपर वो पानी का नल जल रहा था, यानी कि वह लड़की मरी हुई थी और किसी ने उसको वहाँ पर मारकर बैठा दिया था और फिर पानी का नल चालू कर दिया था। वह पानी लगातार उसके ऊपर गिर रहा था और पानी गिरने की वजह से उसके सिर से वो खून लगातार बह रहा था। जैसे ही मैंने देखा तो उसकी आंखों से मेरी नज़र मिलती है। एक पल के लिए तो उसको देखकर मुझे ऐसा लगा कि जैसे वो जिंदा है, लेकिन जब मैंने उस पानी के साथ उस बाथरूम में फैले हुए खून को देखा तो उसे देखकर समझ में आ गया था कि यह मर चुकी है। अभी मैं उसको देखकर इतना ज़्यादा डर गया था कि उस वक्त मेरे तो पूरे शरीर में अजीब सा कंपन होने लगा था। तभी मैं सोचता हूँ कि मुझे जितना जल्दी हो सके नीचे जाकर मैनेजर को इसके बारे में बताना चाहिए। लेकिन अब मेरे साथ वहाँ पर कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी वजह से जितना उस वक्त में डरा हुआ था उससे 100 गुना ज़्यादा आगे मैं डरने वाला था। दरअसल मैं अब एक टक उसको देख ही रहा था और उसको देखकर मैं समझ गया था कि ये मर गई है। शुरू में जब मैंने उसको देखा
तो उसकी खुली हुई आंखों को देखकर तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे यह जिंदा है, लेकिन फिर थोड़ी देर उसको देखने के बाद मुझे एहसास हो गया था कि यह मर चुकी है और अब मैं उस मरी हुई को ही एक तक देख रहा था, क्योंकि उस वक्त में बहुत ज़्यादा डर गया था और डर की मारी में वहीं पर पूरा का पूरा जड़ होकर खड़ा हो गया था। अब मैं उसको देख ही रहा था कि तभी अचानक सही उसके होंठ हिलते हैं और वो मुस्कुराती है। जब वो मुस्कुराती है तो उसके दांत दिखाई देते हैं और उसका जबड़ा दिखाई देता है। उसके दांत और उसका जबड़ा इतना ज़्यादा सड़ा और गला हुआ था कि उसको देखकर मैं सोचता हूँ कि इस खूबसूरत से चेहरे के अंदर इतनी ज़्यादा सड़े हुए दांत कैसे हैं। वो सब मेरे साथ वहाँ पर कुछ ही सेकंड के अंदर हो रहा था और वह लड़की मेरी तरफ देखकर उस तरीके से मुस्कुराती है तो मैं समझ जाता हूँ कि यह कोई लड़की की लाशवास नहीं है, बल्कि यह कुछ बहुत ही ज़्यादा अजीब है। उस वक्त तक मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया था कि इस कमरे में कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से ये बंद पड़ा हुआ था और शायद किसी चीज़ की वजह से ये बंद पड़ा हुआ था। लेकिन आज मैं इसके बहकावे में आ गया और इस कमरे को खोलकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तभी मैं वहाँ से बाहर भागना चाहता था, लेकिन जैसे ही मैं वहाँ से बाहर भागने की कोशिश करता हूँ तो उस कमरे का दरवाज़ा अपने आप ही बंद हो जाता है और उस कमरे के दरवाजे को बंद होते ही मैं सोच लेता हूँ कि आज तो मैं गया। तभी वह लड़की उस नल से गिर रहे पानी के नीचे से उठती है और अब वो अजीब तरीके से चलकर मेरी तरफ आने लगती है। उसको इस तरह से चलता हुआ देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर जाता हूँ। तभी मैं तोतली सी बोली। मैं उसे इतना ही बोल पाता हूँ कि कौन हो तुम। जब मैंने उसको इतना बोला तो वो मुझसे कहती है कि मुझे नहीं पहचाना, मैं वही हूँ जिसे तुम लोगों ने मिलकर मार दिया था और मैं इतने सालों से इस कमरे में कैद हूँ। तुम लोगों को बिल्कुल भी मेरे ऊपर दया नहीं आई। उस दिन तुम होटल वालों ने मेरे साथ सही नहीं किया। उस दिन तुम लोगों ने मुझे मारकर बहुत बड़ी गलती कर दी थी और मुझे इसी दिन का इंतज़ार था कि कब कोई इस कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर आए और मैं अपनी मौत का बदला लूँ। जैसे ही मैंने उसके मुंह से यह बात सुनी तो मेरा शक अब यकीन में बदल गया था और मुझे पूरा विश्वास हो गया था ये कोई जिंदा लड़की नहीं है, बल्कि ये एक आत्मा है और ये आत्मा बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। शायद अब ये आत्मा एक डायन बन चुकी है और अब ये मुझे मार देगी। अब वो पूरी तरह से अकड़ते हुए अपने पंजों के बल पर चलकर आ रही थी, यानी कि वो इस तरह से चल रही थी कि उसने अपने पैरों के पीछे की जो एरिया थी उनको वो फर्श पर नहीं टिका रही थी, बल्कि सिर्फ अपने पैरों के पंजों के बल पर ही चल रही थी और चलते वक्त भी उसने अपने हाथों को बहुत ज़्यादा अकड़ा रखा था। अब धीरे धीरे जैसे जैसे वो मेरी तरफ चलकर आ रही थी तो उसका धीरे धीरे रूप भी बदलता जा रहा था और थोड़ी ही देर में जैसे ही वो उस बाथरूम से बाहर आती है तो अब उसका रूप बहुत ज़्यादा बदल चुका था और वो एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी डायन का रूप ले चुकी थी। उसका वह रूप देखकर मैं समझ गया था कि आज मेरी मौत पक्की है। अब मैं उस दरवाजे की तरफ भी नहीं था, बल्कि उस कमरे के दरवाजे की तरफ तो वो डायन थी और दूसरी तरफ मैं था। तभी मैं सोचता हूँ कि अब मैं यहाँ से बाहर निकलूँ भी तो कैसे निकालूँ, अपने आप को इस डायन की चंगुल से कैसे बचाऊँ। मैंने सोचा कि अगर जल्दी ही मैंने कुछ नहीं किया तो ये तो आज मुझे यहीं पर मार देगी। अब उसने मुझे इस तरीके से बेबस और लाचार देखा तो मुझे इस तरीके से बेबस और लाचार देखकर और अपने आप को इस तरह से अपनी जान बचाने के लिए तड़पता हुआ देखकर वो अजीब सी भारी सी आवाज़ में हंसने लगती है और हंसते हंसते ही कहने लगती है कि उस दिन मैं भी ठीक इसी तरीके से तड़पी थी। मैं भी इसी तरीके से अपनी जान बचाने के लिए देख रही थी कि किस तरह से मैं यहाँ से बचकर निकालूं, लेकिन उस दिन मैं अपने आप को नहीं बचा पाई। तभी मुझे जिस तरफ में खड़ा हुआ था उस तरफ बगल में ही एक खिड़की दिखाई देती है और उस खिड़की को देखकर मैं सोचता हूँ कि अब मेरे बचने का सिर्फ यही एक रास्ता है। अब वो डायन मेरे काफ़ी ज़्यादा करीब आ गई थी। मैं सोचता हूँ कि अगर मैंने जल्दी ही कुछ नहीं किया तो अब यह मुझे अपने काबू में कर लेगी। तभी मैं सोचता हूँ कि मुझे इस खिड़की से ही कूदना होगा, लेकिन तभी मेरा दूसरा मन कहता है कि अरे प्रमोद, तू पागल हो गया है क्या? तू भूल मत कि इस वक्त तू इस होटल के तीसरे माले पर है। अगर तू इस खिड़की से नीचे कूदा तो नीचे कूदते ही तू वैसे ही मर जाएगा, और अगर मरा भी नहीं तो तेरी तनरी पुछड़ी तो वैसे भी टूट ही जाएगी। लेकिन फिर मैं सोचता हूँ
कि इस डायन के हाथों से मरने से तो अच्छा है कि नीचे कूद कर ही मर जाओ। इस डायन के हत्थी चलकर तो बचने की कोई भी उम्मीद नहीं है, लेकिन अगर मैं इस खिड़की से नीचे कूदा तो हो सकता है कि मेरे हाथ पैर टूट कर ही रह जाए और मैं जिंदा बच जाऊं। अब वो डायन मेरे और भी ज़्यादा करीब आ चुकी थी। उसके उस डरावने रूप के साथ ही उसकी उन हरकतों को देखकर भी मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। दरअसल उस वक्त वो अपने सिर से टपक रही खून को अपनी ही लंबी सी जीभ को बाहर निकालकर चाटने लगी थी, और वो अपने नाक के साथ साथ अपने होठों और गालों पर लगे हुए खून को भी चाट रही थी। साथ ही उसका शरीर अब पूरी तरीके से सड़ा हुआ और गला हुआ दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे काफ़ी दिनों से ये यहीं पर परी परी सड़ रही हो, और उसके अंदर से एक बहुत ही अजीब सी दुर्गंध भी आ रही थी। वह दुर्गंध अब उस कमरे में इतनी ज़्यादा फैल चुकी थी कि मेरा सांस लेना भी दुश्वार हो रहा था। तभी मैं एक जोर की सांस लेता हूँ और वहाँ से इतनी तेज़ हिलता हूँ कि उस डायन को मुझे पकड़ने का मौका ही नहीं मिलता है। मैं फटाक से उस खिड़की के पास जाकर उस खिड़की को खोलता हूँ और खोलते ही बाहर की तरफ छलांग लगा देता हूँ। ये सब मैंने कुछ ही सेकंड में किया था, सिर्फ 2 या 3 सेकंड के अंदर ही। और वो तो अच्छा हुआ कि वो जो खिड़की थी वो बाहर की तरफ खुलती थी। किसी वजह से मुझे उस खिड़की को खोलने में ज़्यादा देर नहीं लगी। लेकिन जब मैं उस कमरे की खिड़की से कूदा तो इतना तेज़ कूदा था कि मैं बाहर की तरफ काफ़ी ज़्यादा दूर नीचे गिरा था। जब मैं नीचे गिरा तो आप यकीन नहीं मानोगे, मैं एक ऐसी जगह पर गिरा था जहाँ पर गिरने के बाद मुझे ज़रा सी भी चोट नहीं आई थी, क्योंकि उस वक्त मैं उस होटल के बाहर जो स्विमिंग पूल बना हुआ था, मैं उस पूल के पानी में गिरा था, जिसकी वजह से मुझे ज़्यादा चोट नहीं आई थी। और जैसे ही मैं उस स्विमिंग पूल में गिरता हूँ तो मेरे गिरते ही पानी की बहुत तेज़ आवाज़ आती है, और उस आवाज़ को सुनकर शायद उस होटल का मैनेजर वहीं कहीं आसपास में ही था, तो वो दौड़ कर वहाँ पर आता है। लेकिन जब वो दौड़ कर वहाँ पर आता है तो मेरे नीचे गिरते ही वो डायन उस खिड़की के पास खड़ी होकर बहुत तेज़ चिल्लाती है, और उसकी चिल्लाने की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि वो आवाज़ पूरी होटल में गूंज जाती है। जब वो चुड़ैल इतनी तेज़ चिल्लाती है तो उस होटल के मैनेजर की नज़र भी उसकी तरफ जाती है, और वो भी उस डायन को देखता है। उस डायन को देखते ही वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और मुझसे कहता है कि अरे प्रमोद, तुम जल्दी से निकलो बाहर। वो मेरा एक हाथ पकड़कर मुझे वहाँ से निकालता है। मुझे वहाँ से निकालने के बाद वो फटाक से मेरे साथ वहाँ से बाहर की तरफ भाग जाता है, और उस वक्त हम दोनों होटल में जो भी गेस्ट रुके हुए थे उनको छोड़कर उस होटल से बाहर भाग आते हैं। लेकिन जब हम उस होटल से बाहर भाग रहे थे तो वो डायन खिड़की से ही खड़ी होकर बहुत तेज़ चिल्ला रही थी और हमसे कह रही थी कि तुम मुझे इस तरीके से यहाँ पर कैद करके नहीं रख सकती, तुम्हें मुझे यहाँ से आज़ाद करना ही होगा। आखिर तुम मुझे कब तक यहाँ पर कैद करके रखोगी। जब मैं उस होटल के मैनेजर के साथ बाहर आया तो उस होटल के मैनेजर ने मुझसे कहा कि तुम उस कमरे तक कैसे पहुँची। तो मैं डरते डरते उसको सारी कहानी बताता हूँ। उसे कहता हूँ कि जब मैं नीचे चाबी लेने आया तो आप वहाँ पर नहीं थे। अगर आप वहाँ पर होते और मैं आपको उस कमरे के बारे में बताता तो शायद मैं इतनी बड़ी मुसीबत में नहीं फंसता। मैनेजर से वो बात बताने के बाद मैं उससे उस कमरे के बारे में पूछता हूँ कि आखिर उस कमरे में ऐसा क्या हुआ था और वो डायन कौन है। तो मैनेजर मुझे उस कमरे की कहानी बताता है, और उस कमरे की कहानी सुनकर मेरे पैरों तले तो ज़मीन खिसक जाती है। वो मुझे बताता है कि मेरे से पहले यहाँ पर जो मैनेजर था और जो स्टाफ था वो पूरी तरीके से शराबी थी। आने वाले गेस्टों से भी वो अच्छी तरीके से बातचीत नहीं करते थे। मेरी सुनने में ऐसा आया है कि इस होटल में ये लड़की आज से कई साल पहले कमरा लेकर रहने के लिए आई थी, और जिस रात ये यहाँ रुकी थी उस रात इसके साथ यहाँ पर होटल के स्टाफ ने ही कुछ किया था, जिसकी वजह से इसकी यहाँ पर मौत हो गई। तभी से इसकी आत्मा यहाँ पर भटकती है। इसी वजह से होटल के मालिक ने इस ऊपर के तीसरे माले को पूरा बंद कर रखा है। उस घटना के होने के बाद ही होटल का मालिक इस शहर से बाहर रहता है, और वो कभी भी इस होटल में आता भी नहीं है। जो भी काम होता है उसका मैनेजर ही देखा है, और उसका मैनेजर ही मुझसे बात करता है, और वही इस होटल के कामकाज को संभालता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।
मेरे चैनल में इसी तरह की कई और दिलचस्प कहानियाँ हैं, उन्हें भी ज़रूर सुनिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आपका ये छोटा सा सहयोग हमें आपके लिए ऐसी ही कहानियाँ लाने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट फ्राइडे को एक नई हॉरर कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड ओनली एट फियर फ्रॉस्ट 22।